एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल एनडीए पोर्टल। मेरा नाम है आकाश और मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ फिज़िक्स। और इससे पहले मैंने ही मैथ्स के जो लेक्चर्स थे जिसमें पहला टॉपिक हमने मैट्रिक्स कवर किया है, लेकिन आज जो हमारा न्यू टॉपिक और न्यू सब्जेक्ट रहेगा फिज़िक्स फॉर स्पेशली ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और उसके लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन। सो प्लीज़ गाइस लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। जो पेपर्स आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एनडीए के, उसके बाद जो एनडीए सेकंड आएगा उसके लिए भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। सो आज जो हमारा न्यू टॉपिक फिज़िक्स का मोशन शुरू होने वाला है, उस पर आज हम कवर करते हैं अपने टॉपिक को और जानते हैं नई नई चीज़ें मोशन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं अपना बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट मोशन का। मोशन क्या होता है? मोशंस को जानने से पहले थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं कि मूवमेंट के एक एग्जांपल्स लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सराउंडिंग में जो हमेशा मूव करती हैं। जैसे कि आप अगर सराउंडिंग में जाते हैं तो आपको क्या क्या मूवमेंट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। सो अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स लें तो आपको पता चलता है कि मूविंग कार, क्योंकि जो कार्स होती हैं ऑन रोड, यहाँ भी आपको देखने को मिलता है कि मूवमेंट हो रही है। और अगर आप देखें तो आपके सराउंडिंग जो मूविंग मेंस होते हैं यानी आदमी लोग, जिसे ऑन सराउंडिंग्स, आपको ये भी पता है कि जो सराउंडिंग्स में जो लोग चीज़ें चलती रहती हैं उसको भी हम मूवमेंट देखते हैं, वहाँ भी मूवमेंट्स हमको पता चलता है कि कौन कौन से लोग मूव कर रहे हैं। सो मूवमेंट का रिलेशन मोशन से क्या है, अब मोशन को समझते हैं। मोशन जनरली ऐसी चीज़ है, मोशन अगर आपको डिफाइन करना हो एक सेंटेंस में तो आप क्या कह सकते हैं। अगर आपको मूवमेंट को उससे पहले अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या कह सकते हैं। अब मूवमेंट और मोशन का जो रिलेशन है उसको भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि अगर मूवमेंट को हमें डिफाइन करनी हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, सो हमें जो पहली चीज़ें दिखती हैं उसके मूवमेंट से वो क्या पता चलती हैं। पहली चीज़ें जो पता चलती हैं कि इट चेंजेस इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। अगर आप एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आदमी है, मान लेते हैं यहाँ पे उसने यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन मतलब होता है कि जहाँ से उसने मूवमेंट करना स्टार्ट किया हो। चलते हैं, अगर उसने मान लेते हैं कि टाइम 5 सेकेंड्स में उसने एक डिस्टेंस कवर की और वो थोड़ा सा मूव किया अपने पोजीशन से, और जो फाइनल पोजीशन जो हमारी निकल के आई वो कुछ अपनी पोजीशन को चेंज किया और उसने कुछ डिस्टेंस कवर की। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस उसने कुछ कवर की। सो इससे पता क्या चला, पहला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख के रखा है कि इट चेंजेस इट्स पोजीशन। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ ये थी यहाँ पे जहाँ से उसने शुरुआत की, और फाइनल पोजीशन कुछ सेकंड्स बाद, कुछ टाइम्स के बाद उसने यहाँ पे कुछ आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक फाइनल पोजीशन मैं दूसरी जगह पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे अगर इसके पोजीशन में कुछ चेंजिंग आई है, इनिशियल पोजीशन कुछ और थी, फाइनल पोजीशन कुछ और हुई, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम 5 सेकंड्स यानी कुछ सेकंड्स बाद आप जिस भी टाइम पे डिटरमाइन किए हो कि उसने मूवमेंट की हुई हो, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन था कि जिस तरीके से आप समझ पाएँ कि मूवमेंट क्या है और मोशन क्या है। अब यहाँ पे मोशन समझते हैं। मोशन की अगर एक डिफिनीशन है कि डिफाइन अगर हम करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट या फिर मोशन कुछ भी, मोशन अगर एक टर्म है तो मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो आप कह लीजिए कार हुई हमारी, चाहे कोई जो भी चीज़ मूवमेंट कर सके, जिनके पास मूवमेंट की फ्रीडम हो, एक तरीके की कह सकते हैं कि वो मूवमेंट कर सके। और मूवमेंट करती किस तरह से है कि उसने अपनी पोजीशन चेंज कर सके। सो अगर हम मोशन को देखें तो मोशन में अगर 2 कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए। पहली पोजीशन ये कि इट चेंजेस इट्स पोजीशन। अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, फाइनल पोजीशन कुछ और, इनिशियल पोजीशन कहीं और थी, सो दिस इज कॉल्ड मोशन होना चाहिए। जो कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको पहले दिखाई उसी कंडीशन को एक बार फिर से मैं लिखा कि इट चेंजेस इट्स पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। अब सेकंड टॉपिक, अगर सेकंड एक हम एग्जाम अगर जो सिचुएशन लेते हैं, जो टास्क लेते हैं, वो एक तरीके का ये होता है
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम का भी यहाँ पर होना चाहिए, टाइम भी आपको देखना पड़ेगा कि किस कितने टाइम के बाद किस टाइम पे चेंजिंग हो रही है, क्योंकि टाइम यहाँ बहुत बेसिक सी चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि टाइम, जो टाइम होता है हमारा, क्योंकि अगर टाइम नहीं होगा, जैसे हम अगर एक पोजीशन यहाँ पे मैंने इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ पे हम फिर से एग्जांपल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही होगा। उसने एक जब उसने मूवमेंट की, कहीं ना कहीं जो चेंजिंग आई पोजीशन में वो टाइम की वजह से आई। टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम हमेशा ही लगेगा अगर कोई चेंजिंग पोजीशन में आ रही है। तो अगर उसने मूवमेंट की है तो मूवमेंट में कुछ टाइम टेकन उसने लिया होगा, कुछ टाइम ज़रूर लिया होगा। सो दूसरी कंडीशन जो हमारी हुई कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन की चेंजिंग होनी चाहिए। हमेशा ही जो चेंज होगा पोजीशन में वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। सो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो मोशन को डिफाइन करती है कि इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन अगर चेंज कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, अगर उसके अंदर मूवमेंट की फ्रीडम है, सो दिस इज कॉल्ड अ मोशन, द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सिंपल यही डिफिनेशन होती है मोशन की। अब आगे बढ़ते हैं, मोशन के बारे में और जानते हैं और कई टॉपिक पकड़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, आगे चलते हैं तो समझते हैं कि दूसरा टॉपिक हमारा जो है मोशन एज रिलेटिव टर्म। अब ये क्या भला है, अब रिलेटिव टर्म क्यों है, क्यों नहीं है कि एब्सोल्यूट टर्म है मोशन। इसका भी एग्जांपल हम लेते हैं, उस तरीके से हमें और समझ में आएगा कि मोशन क्यों एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब होता है कि अगर आप रिलेटिव टर्म कोई है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मोशन अगर एक रिलेटिव टर्म है, क्यों वो किसी रिलेटिव टर्म अगर है वो क्यों एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, उसका एग्जांपल लेते हैं। सो इसके रिलेटिव टर्म को समझते हैं, क्यों नहीं है एब्सोल्यूट टर्म है, उसके लिए एग्जांपल लेना ज़रूरी है। अगर एग्जांपल हम लेते हैं, मानते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि मान लेते हैं कि यहाँ पे टू ट्रेन्स आर रनिंग एट सेम स्पीड। टू ट्रेन्स आर रनिंग एट सेम स्पीड। हम मानते हैं कि कोई दो ट्रेन है, ट्रैक पे सेम स्पीड पे चल रही है। सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर अगर कोई भी एक आदमी बैठा हो, मान लेते हैं कि उसमें एक पैसेंजर बैठा हो, अगर वो अपने बगल में देखता है, अपने सराउंडिंग में देखता है, तो सेम ट्रेन वो अगर सेम स्पीड में है, अगर जो जिस ट्रेन में बैठा है वो भी सेम स्पीड में है, उसके बगल में जो ट्रेन है वो भी सेम स्पीड में है, सो अगर वो देखेगा बगल में अपने सराउंडिंग में देखेगा तो लगेगा कि ये ट्रेन तो चल ही नहीं रही है, क्योंकि सेम स्पीड में है, दोनों ही ट्रेनें मूव कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो अपने बगल की ट्रेन को देखेगा तो उसको लगेगा कि वो ट्रेन मोशन में नहीं है। उसको अगर वो ट्रेन में देखेगा तो उसको पता चलेगा कि ट्रेन इज एन रेस्ट, ट्रेन इज ऑन रेस्ट। अब इसका बहुत बड़ा मतलब है, ट्रेन इज ऑन रेस्ट, लेकिन ट्रेन तो रेस्ट में है नहीं, ट्रेन तो मूव कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेन अगर दोनों ही ट्रेनें अगर मूव कर रही हैं, सो पोजीशन तो चेंज हो ही रही है, दोनों ट्रेनें मूव कर रही हैं। तो क्यों, अगर वो पैसेंजर बैठा है, अगर वो देख रहा है उसको, अगर वो अपने बगल में देख रहा है, तो अगर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर अपने एंगल से देख रहा है, अपने नज़रिए से देख रहा है, तो उसको पता चल रहा है कि वो ट्रेन मूव कर नहीं रही है। अब ये क्यों नहीं कर रही है, इसका सेम मतलब ये एक छोटा सा टर्म इसको डिफाइन करता है, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ इतनी चीज़ है कि जिस एंगल से, जिस नज़रिए से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, उस नज़रिए को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ विज़न, जिस विज़न से, जिस तरफ से, जिस एंगल से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, आपके अनुसार अगर जो बॉडी में आपके अकॉर्डिंग अगर कोई चेंजिंग आती है उस ऑब्जेक्ट में, सो जो चीज़ें दिखती हैं अगर वो मूव कर रही हैं, सो वो एक अलग फ्रेम, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो चीज़ मूव कर रही है। लेकिन अगर आप ट्रेन में नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, आप ट्रेन में नहीं हो, आप अगर आपने बाहर देखा, वो ट्रेन मूव नहीं कर रही है आपके हिसाब से, क्योंकि ट्रेन जो है वो सेम स्पीड में है। अगर कोई भी ट्रेन मानते हैं सेम स्पीड में चल रही है, मान लेते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है। आप ही सोचिए, अगर सेम ट्रैक पे दो ट्रेनें चल रही हैं, अगर पैसेंजर अंदर बैठा, तो अगर दोनों ही एक ही
डायरेक्शन में भी जा रही हैं। ये भी एक कंडीशन मैं आपको बताऊं कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन ट्रेन में बैठा हुआ अगर दूसरी ट्रेन को देखेगा तो उसको लगेगा कि मूव नहीं हो रही है ट्रेन। आपने ये एग्जाम्पल बहुत जनरल सा है, आपने कई बार देखा होगा अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा। उसके बाद एक और मैं एग्जाम्पल लूँगा, शायद और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी जो पैसेंजर अंदर बैठा उसके नज़रिए से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स सिंपल जो वे होता है नज़रिया, एक विज़न, द वे ऑफ विज़न। आप जिस तरीके से देख रहे हो, आपका जो एंगल है, जिस तरीके की आपकी पोजीशन हो, आपकी तरफ किस तरीके से जो चेंजिंग हो रही है आपके नज़रिए से, वही चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दिखाती है। आप इसी को समझने से हमें समझ में आएगा कि मोशन क्यों एक रिलेटिव टर्म है। क्यों एक रिलेटिव टर्म है? दो ट्रेनें दो ट्रैक पे चल रही हैं। अगर मानते हैं कि दो ट्रैक पे चल रही हैं, अगर उस ट्रैक के नीचे अगर कोई आदमी यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या होगा, उसके नज़रिए से क्या होगा कि दोनों ही ट्रेनें मोशन में हैं, ठीक। लेकिन अभी जो पैसेंजर अंदर बैठा था उसके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या था कि उसकी जो ट्रेन, जो बगल में जो ट्रेन चल रही है वो मोशन में नहीं है, वो तो रेस्ट में है। सो ये जो पूरा खेल आपको दिखा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही डिपेंड किया। जो पैसेंजर अंदर था उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या पता चला कि ये जो ट्रेन है वो रेस्ट में है, जो उसके बगल में चल रही है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही है, क्योंकि सेम स्पीड में अगर दोनों ट्रेनें चलती हैं तो जो उसके बगल की जो ट्रेन है वो मूव नहीं कर रही है। लेकिन उसके ट्रैक के बगल में जो आदमी खड़ा है, नीचे खड़ा है, अगर उसके दोनों ही ट्रेनें अगर सेम स्पीड से गुजरती हैं तो उसके नज़रिए से, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या होता है कि दोनों ही ट्रेनें मूव कर रही हैं। सो ये जो बिल्कुल फंडा है, बिल्कुल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही डिपेंड करता है। जो मोशन है वो रिलेटिव टर्म क्यों है, सिर्फ इसी वजह से है कि वो किसी एक पार्टिकुलर सराउंडिंग से आप ये नहीं बता सकते कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है। जितने ही आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे, जितने ही आप लोगों के विज़न से देखेंगे, आप लोगों का फ्रेम बदलेगा, देखने का एंगल बदलेगा, जिस पोजीशन बदलेगा लोगों को देखने का, सो उस तरीके से मोशन और रेस्ट की चीज़ें आपस में बदलती रहती हैं। कभी वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा किसी के सराउंडिंग में, और किसी के सराउंडिंग में वो रेस्ट में भी हो सकता है। यहीं पे एग्जांपल हमने देखा कि जो ट्रैक के बगल में आदमी, जो एक पर्सन खड़ा है, उसके हिसाब से दोनों ही ट्रेनें मूव कर रही हैं। लेकिन अगर जो एक ट्रेन है उसके अंदर अगर एक आदमी बैठा है, उस बगल में जो ट्रेन बिल्कुल सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही है, उसके हिसाब से वो ट्रेन मूव नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों ही ट्रेनें एक साथ पोजीशन चेंज कर रही हैं। इस वजह से मूवमेंट नहीं दिख रहा है, दूसरी ट्रेन का मूवमेंट नहीं दिख रहा है, सेम स्पीड में है, इस वजह से मूवमेंट नहीं दिख रहा है। सो अब आपको समझ में आई होगी बातें कि क्यों मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप ये नहीं बता सकते कि कोई भी चीज़ मोशन में है या रेस्ट पे है। सिर्फ इतनी सी बातें हैं क्यों मोशन एक रिलेटिव टर्म है। एक और बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेन मूव कर रही है प्लेटफॉर्म से। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, बेसिक सी चीज़ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और अब यहाँ से ट्रेनें चलनी शुरू हुई हैं, यहाँ से ट्रेन अब मूव कर रही है। सो एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन जो उसके अंदर जो एक पैसेंजर मान लेते हैं बैठता है, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जो प्लेटफॉर्म है, अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और जो प्लेटफॉर्म है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, उसको ऐसा लगेगा। हम भी कई बार हमने देखा है कि जब भी हम बस में बैठते हो या फिर ट्रेन में बैठते हो, कहीं बैठते हो, तो लगता है कि जो ट्रीज़ होती हैं वो मूव कर रही हैं। लेकिन क्या ट्रीज़ मूव करती हैं? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर या फिर जो उसके अंदर बैठा है जो इंसान, वो वही देख रहा है कि उसके हिसाब से, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो जो ट्रीज़ हैं वो मूव कर रही हैं, लेकिन ट्रीज़ मूव नहीं करती हैं। अगर आप ट्री के पास खड़े हो, आप पेड़ के पास खड़े हो, वही इंसान अगर एक दूसरा इंसान पेड़ के पास खड़ा हो, तो उसको क्या दिखेगा कि जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, लेकिन जो पर्सन है अंदर बैठा हुआ, जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से वो ट्री मूव कर रही है। सो चेंजिंग हमेशा जो रिलेटिव टर्म इसी वजह से है मोशन, क्योंकि रिस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो मोशन और रेस्ट की जो डिफिनीशन है वो बदल जा रही है। हर एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हर एक पर्टिकुलर चेंजिंग आपको दिख रही है। जो प्लेटफॉर्म का एग्जांपल मैंने यहाँ पर फिर से दे दूँ कि जो ट्रेन मूव कर रही है उसके हिसाब से अगर जो पैसेंजर अंदर बैठा है, अगर वो खिड़की से देखता है तो उसको पता चलता है कि प्लेटफॉर्म उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन क्या प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। जो प्लेटफॉर्म है वो असल में रेस्ट में है, लेकिन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो पैसेंजर अंदर बैठा है उसके हिसाब से वो प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए एक पर्सन खड़ा है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या पता चलता है कि ये ट्रेन मूव कर रही है।
यानी ट्रेन इन मोशन, ट्रेन मोशन में है। सो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी कि मोशन क्यों एक रिलेटिव टर्म है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हर एक पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो पोजीशन है, जो मोशन है और जो रेस्ट की जो डिफिनीशन है वो बदलती रहती है। सो अपना अगला जो टॉपिक है वो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जो मोशन के एक टाइप्स होते हैं कि किस किस तरीके के मोशंस होते हैं, उनमें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक टेंडेंसी है कि किस तरीके की बॉडी अगर मोशन में है तो वो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका ही पता हमें लगाना हो किस तरीके से है, ये भी पता करते हैं। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि किस तरीके की बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है अगर वो मूव कर रही है और कौन सी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, इसका पता करते हैं। सो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक कार है हमारे पास। वैसे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। यहाँ पे कार है और मैंने चलाना मान लीजिए शुरू किया अपनी इनिशियल पोजीशन से, और हमें स्टडी करनी है कि कितने कितने सेकंड्स बाद, मतलब अगर हम पार्टिकुलर 10 सेकंड बाद, अगर हर 10 सेकंड बाद इसकी डिस्टेंस ट्रेवलिंग की मेजरमेंट करें तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, इसका अगर हम टेस्ट करें तो किस किस तरीके से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं इसके बारे में हम देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मेज़र करना है अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल। और हम मान लेते हैं कि वो हमें हर 10 सेकंड बाद, यानी हर 10 सेकंड बाद, हर एक डेफिनेट 10 सेकंड बाद हमें इसकी डिस्टेंस मेज़र करनी है। अब चलते हैं मेज़र करते हैं। हम मानते हैं कि जो पहला 10 सेकंड था यानी फर्स्ट इंटरवल, उसमें इस बॉडी ने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अब जो सेकेंड इंटरवल था यानी अगले 10 सेकंड में भी इस बॉडी ने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अगला जो थर्ड इंटरवल है उसमें भी इस बॉडी ने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर की। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, कुछ दिक्कत आई कि थोड़ी भीड़ भाड़ हुई, कुछ रास्ते खाली मिले, कुछ इस तरीके की कंडीशन आई, तो पता चला कि जो फोर्थ जो इंटरवल था उसमें इसने सिर्फ 60 मीटर की डिस्टेंस कवर की। कुछ ऐसी परेशानी आई, जैसे होता है क्राउडी एरिया में गई। उसके बाद पांचवा जो इंटरवल था उसमें और इसने खाली जगह मिली और उसने 200 मीटर की डिस्टेंस कवर की अगले 10 सेकंड में। सो इन तरीके की हमने 5 स्टडी की और फिर हमने कुछ कंक्लूज़न निकाला। वो कंक्लूज़न क्या निकाला कि यहाँ पे जो बॉडी है वो कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में थी, कब यूनिफॉर्म मोशन में थी। अब इसको समझना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले, इसको समझने से पहले हम कुछ, अब जो हमने इतने स्टडी की इसके बारे में हमें क्या क्या निकला, क्या क्या बातें निकली जानने के लिए, तो पता चला कि जो पहला और दूसरा इंटरवल था इसमें बॉडी ने सेम डिस्टेंस कवर की, यहाँ पे आपको दिखा। लेकिन ये जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरवल था इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इसमें हुआ कि अनइक्वल डिस्टेंस, जिसे हम कह सकते हैं, कवर हुई यहाँ पे। यानी यहाँ की जो डिस्टेंस थी वो इक्वल नहीं थी। किसी में 100 मीटर कवर किया यहाँ पे, किसी में 60, किसी में 200। यहाँ पे जो बॉडी का चेंजिंग थी वो अलग थी, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर की। लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड इंटरवल था इसमें इसने सेम डिस्टेंस कवर की। अब इसी के कंक्लूजन पे हम निकालते क्या है, क्या हम इसकी जो वैल्यू है किस तरीके से अब ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन और कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो हम जानते क्या है कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है इसकी जो डिफिनीशन होती है ये सिर्फ इतनी सी सिंपल होती है कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हम यही यूनिफॉर्म मोशन है तो हम इस पहले और दूसरे इंटरवल को अगर गौर से देखें तो ये इन दोनों इंटरवल में इस बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर की, 100 मीटर एंड 100 मीटर। सो अब हमें पता क्या चला, पता ये चला कि जो पहला और दूसरा इंटरवल है इसमें जो बॉडी थी वो यूनिफॉर्म मोशन थी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी। अब हमें पता चल गया कि जो पहली और सेकंड इंटरवल में जो बॉडी ने मूव किया, जो मोशन की कार ने, वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव की। लेकिन अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका जस्ट उल्टा।
अब इसकी डिफिनेशन तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, हल्का सा यहाँ पे दिख देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। ऐसी जो बॉडी होती है, ऐसा जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यानी जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये जो हमारी मोशन थी, ये सभी की सभी कैसी मोशन थी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी। सिंपली सिर्फ इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी गिवन इंटरवल हो, हम टाइम स्टडी कर रहे हो, डिस्टेंस की स्टडी कर रहे हो हर एक इंटरवल के बाद, तो जो स्टडी हमने की उसके हिसाब से जो पहले दूसरे इंटरवल में यहाँ पे हमें पता चला कि जो 100 मीटर यानी पहले और सेकंड इंटरवल की जो बॉडी थी, जो मोशन था, वो सेम डिस्टेंस कवर किया। इसलिए उस जो मोशन थी वो यूनिफॉर्म मोशन थी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की जो डिफिनीशन होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि इक्वल डिस्टेंस कवर होनी चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि जो हमारी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि किसी में से 100, फिर 60, फिर 200 अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर की, इसलिए ये जो इंटरवल थे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। यानी इस समय में इतने इंटरवल में, यानी इतने सेकेंड, यानी जो भी मान लिया, अगर इसमें हमने 10 सेकेंड मान लेते हैं, और यहाँ पे 20 सेकेंड की टाइम कवर होगी, यहाँ पे 30 सेकेंड का यहाँ पे टाइम शुरू होगा, और एट लास्ट 60 सेकेंड, यानी 30 to 60 सेकेंड इस बॉडी ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर की, और 10 to 20 सेकेंड इसने यूनिफॉर्म मोशन कवर की। सो ये समझना होगा, ये बात बिल्कुल बेसिक थी। सो इतनी बातें हमने आज कवर की कि जो यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसका जो मतलब है, यहाँ पे जो बातें थी वो क्लियर हुई, और इसी के साथ जो पहला लेक्चर था वो ख़त्म हुआ। और वीडियो के एंड में मैं पोर्टल क्लब के बारे में, जो आप शुरू में आपने थोड़ा सा देखा होगा कि मैंने झलकियाँ आपको दिखाई थी, जब मैंने हाय आपको किया था, तो फिर पोर्टल क्लब, एनडीए पोर्टल, ये जो हमारा जो क्लब है पोर्टल क्लब, यानी इसमें जो हमारे चैनल्स हैं, एनडीए पोर्टल आपको मिलता है, पहला यूट्यूब चैनल है ये यूट्यूब चैनल, जिस पे आप यहाँ पे अभी जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो लेक्चर्स देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास केमिस्ट्री पोर्टल है, ये भी हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल जो पोर्टल क्लब में आ रहा है, और इस पे समग्र एक्टिव है, जो आपके लिए एनडीए की केमिस्ट्री क्लास भी लेके आएंगे यहाँ पे। और जो ये एनडीए पोर्टल चैनल है, इस पे मैं यानी आकाश और समग्र आपके लिए केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेके आएंगे। केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो हैं वो समग्र कवर करेंगे यहाँ पे। और हिस्ट्री के लेक्चर्स, आपने मॉडर्न हिस्ट्री की जो लेक्चर देखा होगा एनडीए पोर्टल पे, वो भी समग्र नहीं कवर किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए जो हमारे दो चैनल है, केमिस्ट्री पोर्टल और एनडीए पोर्टल, इन दोनों को आप सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री पोर्टल पे आपको सीबीएसई क्लास 12 के लिए हर एक केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे। फ़िलहाल अभी वहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, मैं आपको बता दूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, और अभी फर्स्ट लेक्चर, अभी जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन, उसकी क्लासेस यहाँ वहाँ पे चल रहे हैं। आप उस पर भी सब्सक्राइब करिए, आप वहाँ पे जाके चैनल पे आप स्टडी कर सकते हैं, अच्छी क्लासेस चल रही हैं। केमिस्ट्री के लेक्चर्स यहाँ पे भी एनडीए पोर्टल पे भी आएंगे। और जो पहला टॉपिक का केमिस्ट्री का अभी जो लेक्चर आने वाला है आप लोगों के लिए, वो आएगा आपका मिक्सचर एंड कंपाउंड, उसको आप जाके पढ़िए और और आप सब्सक्राइब जो हमारा चैनल आप करेंगे, केमिस्ट्री पोर्टल, एनडीए पोर्टल, दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करिए, और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।